नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी अगर इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है कहीं तो वो है गुजरात। और अभी नहीं है बल्कि वो पिछले 3 दशक से वहां काफी मजबूत है। सरकार तो विधानसभा में उसकी बहुत अच्छी स्थिति है ही, सरकार में वो लगातार है और उसके पास सांसद भी हैं, वहां पर राज्यसभा सदस्य भी हैं, पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है वहां। लेकिन ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि और मौजूदा 10 साल में तो मजबूत है ही, क्योंकि वहाँ से जो पूरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहीं से आ रहा है। पार्टी को जिधर जैसे जहाँ भी चलाना है वो जिस तरह से चाह रहा है वैसे चला रहा है, वो नेतृत्व गुजरात से आ रहा है। लेकिन ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि पार्टी में बड़ी बगावत की जो शुरुआत देखी जा रही है वो भी वहीं से देखी जा रही है, उसी गुजरात से। जी हाँ, गुजरात में महेश वसावा ये आदिवासी नेता हैं और बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं। अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी उनकी अपनी पार्टी है जिसका उन्होंने विलय किया था। उनके पिता भी बड़े आदिवासी नेता रहे हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं, छोटू वसावा। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि उनके पिता ने इसकी आलोचना की थी और बहुत उनको अनाप शनाप कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का, महेश वसावा ने, विलय भी कर लिया था। अब एक बार फिर वो पार्टी छोड़ दिए और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने जो पत्र लिखा है, यानी अपना इस्तीफा जो लिखा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो कुछ किया है, विकास के नाम पर धोखा दिया है, इस तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और पार्टी छोड़ने के बाद भी तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने आरोप लगाया है कि जो संविधान का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार यहाँ पर जिस तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, न सिर्फ राज्य में, देश में, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। यानी जिस संविधान को लेकर विपक्ष की निगाहों में इस समय घिरे हुए हैं, नज़रों में घिरे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूरी की पूरी पार्टी, संविधान को लेकर नुकसान भी हुआ चुनाव में, उसी संविधान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो महेश वसावा की अपनी निजी हैसियत का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े आदिवासी नेता है। और इस जो ये इस्तीफा है, इसकी टाइमिंग भी आप देखिए। हालांकि ये कहना तो बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन ये कहा तो जा ही सकता है टाइमिंग अगर उसकी मैच कर रही है। टाइमिंग ये है कि राहुल गांधी ने पिछले साल ही अभी जुलाई में कहा था, और बड़ा चर्चित बयान वो था गुजरात में ही, कि हम गुजरात जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी से, बस केवल हमें कॉन्फिडेंस रखना है। अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने और कहा कि हम अगला विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाला है वो हम जीतेंगे। हमने इनको अयोध्या में हराया है, हम इनको यहाँ भी हराएंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और कहकर उसके बाद वो शांत नहीं हो गए। कहने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की जो गतिविधियां हैं, वहां पर जिस तरह से सक्रियता है, जिस तरह से संगठन को मजबूत करने की कोशिशें हैं, उससे ये दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी वहां गुजरात को लेकर कितनी एक गंभीर है। और राष्ट्रीय अधिवेशन अभी 8 और 9 अप्रैल को हुआ गुजरात में। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के 6-7 दिन के बाद राहुल गांधी फिर से गुजरात में पहुंचे हैं। संगठन मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, ये सारी चीज़ें हैं, उनसे संवाद करना है, ये सक्रियता उनकी बता रही है। और इसी सक्रियता के समय 2 दिन की यात्रा पर इस समय है। मंगलवार को राहुल गांधी गए हैं और आज तक वहाँ रहेंगे। मंगलवार बुधवार का 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। उससे पहले ही सोमवार को ही महेश वसावा ने पार्टी छोड़ दी। तो ये उनका प्रभाव है या क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों की टाइमिंग अगर मैच कर रही है तो संबंध तो उससे निकाला ही जा सकता है। और दूसरी ओर इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से इस राज्य में है, इतनी शायद ही कहीं पर हो, कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, हर जगह उसको सत्ता से रुखसत होना पड़ा है, लेकिन गुजरात में वो लगातार सत्ता में बनी हुई है। तो वहीं से अब बगावत की भी शुरुआत हो रही है।
और ये बगावत की शुरुआत हो रही है एक आदिवासी नेता की तरफ से, और वो आरोप भी जो लगा रहे हैं उनके सारे आरोप वही हैं जो विपक्ष लगाता है। संविधान के मुद्दे पर उन्होंने घेरा है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और आरएसएस अपनी विचारधारा जिस तरह से है उसकी, वो आदिवासियों को, दलितों को साथ लेकर चलने वाली नहीं है। इसी तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, तो ये बगावत की शुरुआत हो रही है गुजरात से। गुजरात में ही एक और वाकया हुआ। कुछ नेता ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने संजय जोशी के जन्मदिन पर 6 अप्रैल को बधाई दे दी, पोस्टर लगा दिए और फेसबुक पर बधाई दे दी। तो जिन नेताओं ने उनको बधाई दे दी उनसे पार्टी नेतृत्व कह रहा है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप पार्टी में रहने लायक नहीं है, और वो नेता कह रहे हैं हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब संजय जोशी को अब भला कौन नहीं जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे कि क्योंकि पिछले 10 साल 11 साल से वो चर्चा में बिल्कुल नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हारी है, हारी से मतलब ये है कि उसकी सीटें 240 पर रह गई, बहुमत नहीं मिला उसको, भले जोड़ तोड़ से सरकार उसने बनाई हो। उसके बाद से संजय जोशी की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा यह जाने लगा कि अब संजय जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, बनने को बन भी सकते हैं, लेकिन ये चर्चाएं हो रही हैं। और संजय जोशी वो व्यक्ति हैं जो एक समय बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। संघ की ओर से वो भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए थे, यानी संगठन मंत्री की हैसियत थी उनकी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन थे और काफ़ी पावरफुल स्थिति में हुआ करते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से वो पीछे हो गए, और उसके बाद प्रतिद्वंदिता उनकी ज़बरदस्त थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जब वो पीछे हो गए तो नरेंद्र मोदी की जब आगे बढ़े तो फिर उनको पीछे होना ही था। पीछे होते होते काफ़ी पीछे चले गए। लेकिन एक बार फिर आरएसएस उनको शायद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भी हो। लेकिन बात यहाँ तक आ जाएगी कि उनको जन्मदिन की बधाई देने पर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर देना पड़े। तो भले मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर भी बगावत के स्वर वहां पर तेजी से उभर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी इस मजबूत स्थिति में पिछले 10 साल 11 साल से थी कि एक पत्ता भी अगर खनकता था पार्टी के भीतर तो बिना केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के नहीं खनकता था, आज उसी केंद्रीय नेतृत्व के गढ़ में पार्टी में बगावत हो रही है। पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमको दबाव डाला जा रहा है कि हम क्यों उस व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री का विरोधी है या जिसको प्रधानमंत्री पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपनी बहुत ही अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और बिहार की राजनीति जिस तरह से गर्म है, बिहार में केंद्रीय नेतृत्व कतई ये नहीं अभी कोशिश कर रहा है कि इस बात का खुलासा किया जाए कि किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व भले वो नीतीश कुमार का कह रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है, एश्योरेंस नहीं दे रहा है कि चुनाव के बाद उसे किसे मुख्यमंत्री बनाना है। भले ही तय है उसकी तरफ से, ये सबको पता है, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं हो रही है। पर भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के इच्छाओं के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा हो जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को घोषित कर दिया कि ये बिहार के मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी तो उसका प्रतिवाद उसने किया ही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है कि यहां भी मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। उधर अश्विनी चौबे एक नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। तो या तो सीधे तौर पर ये केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर चीज़ें हो रही हैं, और नहीं तो केंद्रीय नेतृत्व के न चाहने पर अगर हो रही हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को धता बताने की अब कोशिशें बड़ी आसानी से हो रही हैं। तो ये कई ऐसे मौके पिछले कुछ दिनों में आ रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि वक्फ संशोधन कानून में भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब रहे वोटिंग के समय, जबकि कितनी क्रूशियल वोटिंग थी कि कुछ वोट कम हो जाते तो विधेयक गिर जाता। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद गायब रहे, व्हिप जारी हुआ था तब भी उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। तो ये दिखा रहा है 240 का असर
कि पार्टी के पास अब जब सांसदों की कमी है तो न सिर्फ उसको बैसाखी देने वाली पार्टियां आग दिखा रही हैं, बल्कि पार्टी के भीतर बैठे लोग भी दिखा रहे हैं और पार्टी के गढ़ में भी आग दिखाने की कोशिशें होने लगी हैं और दिखाई जा रही है। महेश वसावा जिस तरह से पार्टी छोड़े हैं और कई और नेताओं के अभी पार्टी छोड़ने के कयास लग रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। खैर, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे हुए हैं और वो देख रहे हैं अब राहुल गांधी की वजह से वहां बीजेपी के नेता ने पार्टी छोड़ दी या बीजेपी के और नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं, ये तो तब माना जाएगा जब ये पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये नेता छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ कितनी ढीली हो गई है वो बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।